दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आपके बीच में आ, बातचीत के दौरान आज मैं कुछ बातचीत करूंगा जिससे आपको अपने विकास के रास्ते में कुछ आपको मार्ग दिखाई दे। और इसके लिए हमारे बीच में भाई राजेश चौधरी जी हैं। और राजेश चौधरी जी एक ऐसे परिवार से आए हैं जहां बहुत बड़ी संपन्नता नहीं थी, लेकिन आज वे एक ऐसे रास्ते पर हैं जिससे अपना अपना परिवार, अपना घर, अपना दिमाग, अपना व्यवहार और को इस स्तर पर पहुंचा दिए हैं कि लोग उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं और चल भी रहे हैं और अपने आर्थिक विकास को हवा दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि भारत की करीब करीब 45% लोग ऐसे हैं जहां उनको खाने के लाले पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। भाई राजेश चौधरी जी हमारे पड़ोसी गांव चंदोक बाजार के हैं, चंदोक कोट के हैं। और वह कोट इसलिए प्रसिद्ध है कि वो कभी किला था। आप वहाँ के हैं और आज मैं उनसे आपको मुखातिब करूँगा। आपकी शिक्षा, आप डबल MA हैं, अच्छे सुशिक्षित हैं और राजनीतिक रूप से भी आपकी पकड़ है, अच्छे वक्ता हैं और मुख्य रूप से जो इस देश के 85% की समस्या है उसको आप बखूबी समझते हैं, उस पर आप अपनी बातें रखते हैं और अपने बिजनेस में भी उसी तरह सफल हैं जैसे राजनीतिक रूप से। तो आइए, आप हैं राजेश चौधरी जी, आप उनसे मिलिए और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस परिवार से आए हैं जहां बहुत बड़ी संपन्नता नहीं थी। आपके विकास के पीछे, आपके आगे बढ़ने के पीछे आपका क्या अनुभव है, इस पर आप बात लोगों के सामने रखें ताकि वे लोग भी आपसे सीख सकें। भाई राजेश चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा चलिए भाई। कि आपने इतने बड़े जगह पे आप हमको बुलाए और बोलने का एक मौका दिए आप, जो कि आपने टॉपिक बताया कि समाज में हमारे जो गरीब तबके से दबे कुचले हैं या शिक्षित हैं, हमारे शिक्षित युवा जो हैं, तो डॉक्टर साहब बात आती है यहाँ पे जो आज समस्या है हमारे लोगों की, अपने लोगों की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा समाज शुरू से ही दबा कुचला रहा। और आज शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा हमारे समाज में हम बच्चों के माँ बाप, जैसे प्राथमिक विद्यालय खुला हुआ है और प्राइवेट ढेर सारे स्कूल हैं, तो शिक्षा की बात आती है तो लोग जैसे कुछ पैसे वाले लोग हैं तो अपने बच्चों को बढ़िया सा कपड़ा पहनाते हैं, विद्यालय भेजते हैं। सेम उसी कैटेगरी में अगर हमारे समाज की मानसिकता थोड़ा सा चेंज हो और वो चाहें कि हम भी अपने बच्चों को अगर पर्सदी में ही भेजते हैं, प्राथमिक विद्यालय जूनियर में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं, तो हम अपने बच्चों को भी अच्छा कपड़ा पहनाएं, अच्छा सा उसको नहा धुलवा के बढ़िया सा सुबह भेजें। और सबसे बड़ी चीज़ बात आती है, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वास्तव में देखा जाए तो जहाँ पे शिक्षा है और शिक्षा से ही विकास संभव है, क्योंकि एक तो होती है जीवन की शिक्षा और एक होती है जीविका की शिक्षा। जीविका की शिक्षा के लिए एकेडमी पढ़ाई होती है,
जहाँ पे सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन जीवन की शिक्षा की बात किया जाए तो वो हमको समाज में सामाजिक तौर तरीके मालूम होते हैं, हमको अपने परिवार में कैसे रहना है, अपने लोगों से कैसे रहना है, बातचीत कैसे करना है। तो जब तक हम अन्य किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे और सामाजिक दृष्टिकोण से हम और कुछ नहीं देखेंगे और लोगों से नहीं मिलेंगे तो हमारा विकास संभव नहीं है। देखिए राजेश जी, जो हमारी वर्तमान सरकार है जी। वह सभी सरकारी शिक्षा संस्थानों का निजीकरण कर रही है और रोजगार के अवसर को ख़त्म कर रही है। तो जब हम निजी शिक्षा में जा रहे हैं तो इतना महंगा हो गया है, एक तरफ रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ शिक्षा जो है वो निजी हाथों में जा रही है, जिसका कि एक साल का खर्च ही कई हज़ारों में है। और सरकार की जो नीतियां हैं वो देखने में लगता है कि आम लोगों के हित में ज़्यादा नहीं है, वह अमीरों के हित में है। तो इस पर आपका क्या विचार है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सवाल है, सवाल तो बहुत अच्छा आपने किया। लेकिन सर सबसे बड़ा चीज़ जो आज शिक्षा का प्राइवेटीकरण हो रहा है और शिक्षा अच्छे अच्छे घरानों में जा रही है, तो सबसे बड़ा इसमें कारण है साहब कि जो शिक्षा हमारी चूँकि शिक्षा सरकारी विद्यालयों में जो हो रहा है उसका निजीकरण की बात किया जाए तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मुझे ज्ञान अर्जित हो, और ज्ञान हमको अर्जित हो जाएगा तो हम किसी क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। जी। सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा समाज ऐसा है कि न तो उसके पास खेत है, न तो ज़मीन जायदाद है, न तो बाड़ी है, कुछ नहीं है। तो हमारा समाज सिर्फ नौकरी पे आधारित है कि वो पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, वो सोचता है मुझे नौकरी मिल जाए। तो ज्ञान से नौकरी का कोई संबंध ही नहीं है। चूँकि इस चीज़ को बाबा साहब ने भी, जो कि हम लोग मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, ढेर सारी बातों को करते हैं और अच्छे अच्छे वक्ता गणाते हैं, बोलते हैं उसमें, लेकिन बाबा साहब की अगर 1% बात को हमारा समाज मान ले, ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो शिक्षा हमारा प्राइवेटीकरण हो रहा है, जो उद्योगपति घरानों में जा रहा है और इसका निजीकरण हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। निजीकरण हो ठीक है, लेकिन जिस दिन बाबा साहब ने तो ये बात बोला था कि हम पहले अपने आप मजबूत हों, क्योंकि जीवन ये मेरा है, मैं इसे अगर नहीं चेंज करूँगा तो दुनिया की कोई ताकत इसे बदलने वाली नहीं है। तो तमाम प्लेटफार्म हैं, जैसे आप देखिए अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है। जैसे अभी हमारी हमारे इंडिया की पूरी जनसंख्या की बात किया जाए तो 142 करोड़ के लगभग हो गई है, और 142 करोड़ की जनसंख्या हो गई है साहब। तो यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादातर लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। हाँ हाँ। लेकिन उनका खुद का ऐसा व्यवसाय होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम नौकरी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करें। यहाँ पे और ढेर सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे मैं अपने आप को कितना निखार सकता हूँ। क्योंकि मैं एक उदाहरण देके बात करना चाहूँगा कि एक समय था जो एल्वा एडिसन की बात किया जाए तो वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर व्यक्ति था, और वो जब अपने विद्यालय गया तो वहाँ पे जब उल्टा सीधा काम करता था तो उसके जो अध्यापक पढ़ाते थे वहाँ पे, उन्होंने उसको बोला कि आप सही से काम करो और अच्छे से पढ़ो। लेकिन उसको जब देखे नहीं सही हो रहा है तो उसको एक पत्र लिख कर दिए, और वो पत्र जो है लिख कर ये दिए कि आपका बेटा यहाँ पे नहीं पढ़ सकता है, आप इसे घर पढ़ाइए, बहुत दूसरे मिजाज का है और हमेशा शैतानी करता है और पढ़ने में भी बहुत कमज़ोर है। तो जब वो एडिसन अपनी माँ को देता है वो लेटर, तो उसकी माँ जैसे ही देखती है तो वो रोने लगती है। जब एल्वा एडिसन पूछता है कि माँ तुम क्यों रो रही हो, तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा इसमें लिखा गया है कि बच्चे को अपने आप घर पे पढ़ाइए
और आपका बच्चा पढ़ने में इतना जीनियस है कि ये बहुत बड़ा काम करेगा, और मेरे यहाँ इसके लिए ऐसी शिक्षा कोई बनी ही नहीं है। और एडिसन ने अपना शुरुआत किया और वहाँ पे पढ़ाई करने लगा। घर पे पढ़ाई करते करते उसने जो है बल्ब का आविष्कार किया, और उतना नहीं, वो 10,000 बार उसमें फेल भी हुआ। उसके बाद वो पेशेंस रखा था, और एक बार वो 10,000 के बाद एक बार ज़रूर वो सफल हुआ। आज वो एल्वा एडिसन सफल नहीं होता तो आज दुनिया अंधेरे में होती। इसका मतलब है कि असफलता से हमें जो है शिक्षा लेनी चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार जी बढ़ते रहना बिल्कुल, अपने चाहिए। लक्ष्य के तरफ लक्ष्य बढ़ना को चाहिए। छोड़ना नहीं जी चाहिए। जी जी और हमारे समाज में क्या होता है कि लोग लक्ष्य को ही छोड़ करके बदल देते हैं, लक्ष्य बदलते रहते हैं। जी, उनके असफलता का कारण एक ये भी है। जी जी तो सफलता के लिए जैसे हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए नौकरी खत्म हुआ जी और बिजनेस का जो अन्य है वह एक चेन सिस्टम है जी और एक सिंगल सिस्टम है। जी। तो इसमें चेन सिस्टम आप ज़्यादा पसंद करते हैं कि सिंगल बिजनेस सिस्टम पसंद करते नहीं हैं? नहीं, चेन सिस्टम की बात नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ। डॉक्टर साहब यहाँ पे देखिए, बात किया जाए तो सिंगल बिजनेस भी सही है, और जो नेटवर्क की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं नेटवर्क हमारा ऑलरेडी बना है। हम नेटवर्क अगर एक दुकान बहुत बड़ी खोल लेते हैं, खुद की दुकान खोलते हैं, तो वहाँ पे हमको नेटवर्क बनाना पड़ता है। क्योंकि लोग आएंगे, हमसे जुड़ेंगे, तभी तो मेरा बिजनेस चलेगा। और दूसरी बात ये है साहब कि बिना लक्ष्य का जीवन, बिना पता लिखा लिफाफा कहीं पहुंचता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए सही। जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और जो चैन सिस्टम की बात किया जाता है, तो जब गाड़ी में चैन, अगर बाइक में है, अगर चैन टूट जाती है तो उसको बिना जोड़े वो चलती नहीं है फिर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ काम न करें जो चेन सिस्टम वाला। चेन सिस्टम में क्या होता है कि इंसान असफल हो जाता है, और जब असफल होता है तो वो मुंह मोड़ लेता है, टूट जाता है टूट जाता है। लेकिन हमको डाटा कलेक्ट करना है, हमको नेटवर्क बनाना है। हमको सबसे बड़ा चीज़ है कि एक दूसरे, चूँकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कि कभी भी किसी की अगर अच्छाई करता है, अच्छी बात करता है, चूँकि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, लेकिन वो अपने महत्वपूर्ण गुण को निखार नहीं पाता है। इसलिए हमको खुद से सवाल करना चाहिए। अगर हम पढ़ लिख लिए तो अपने आप से सवाल भी करना चाहिए कि आखिर मुझे ईश्वर ने इतनी बड़ी शक्ति दी है। क्योंकि ये ऐसी शक्ति है कि ये जो है कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, ये बार बार मिलता नहीं है, और जब मिल गया है तो इसको सेलिब्रेट ढंग से जी देखिए लिया ये जाए। तो कहा गया है कि हाँ। हनुमान जी चुपचाप बैठे रहते थे, उनको भी अपना जगाने के लिए कि का चुप साधी रहो हनुमाना। जी जी तो हमारी जो प्रतिभाएं हैं जी इसको भी उभारने के लिए कुछ व्यवस्था और सिस्टम होना चाहिए। जी, जी। इस पर आप क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल सर। सिस्टम तो सर ऑलरेडी आज देखा जाए तो लोग, अभी मैंने एक पढ़ा था कि जैसे बंगलोर जैसे शहर में आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और आईटी सेक्टर में काम करते करते बच्चे जो है उनका पेट भी निकल जा रहा है, और नशा व्यसन में बहुत ज़्यादा वो व्यस्त हो जा रहे हैं, और उनकी उम्र भी कम हो जा रही है। तो यहाँ पे सेक्टर की बात किया जाए, ऐसा सिचुएशन मिलना चाहिए। तो ढेर सारे लोग आते जाते रहते हैं। कहीं कोई ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जहाँ पे उसको वो टच कर जाता है। और देखिए, जीवन में हर इंसान के पास एक अवसर ज़रूर आता है, लेकिन अगर उस अवसर को इंसान भुनाना चाहता है तो भुना लेता है, अगर उसको अवॉइड कर देता है तो फिर दोबारा अवसर आता भी नहीं है। नहीं, जैसे प्रतिभा जगाने के लिए, हाँ, प्रतिभा जगाने के लिए जो हमारे यहाँ अधिकतर लगभग इस देश के आबादी के करीब करीब 60-70% ये स्थितियाँ हैं कि पारिवारिक माहौल जी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही। तो पारिवारिक माहौल पर आपके जो विचार हैं वो क्या हैं? हाँ, ये तो बात है तभी कि तो प्रतिभा जगेगी। जैसी संगत वैसी रंगत। कारण क्या है, जो हमारी 70% आबादी है वहाँ पे सबसे पहले तो ज़्यादातर देखा जाए तो अशिक्षा है, और मूल कारण उसका अशिक्षा है। लेकिन देखा जाए, अगर थोड़ा सा थिंकिंग किया जाए, थोड़ा सा विचार किया जाए, तो अगर गांव में अगर
आबादी है अच्छी, तो वहाँ पे कहीं कहीं मैं देखा हूँ कि बहुत कमज़ोर तबके के हैं, और उसमें एक आध दो घर अगर थोड़ा सा शिक्षित है तो उनको जगाने का काम वो नहीं कर पाता है। तो मेन चीज़ है कि अब उनको जगाना पड़ेगा। अब जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति अगर सोचें कि मैं तो पढ़ लिया और मैं अपने आप में खुद हो गया, तो मैं अगला तो मेरा मजदूर रहेगा, और मजदूर वर्ग ही ऑलरेडी मारा जाता है। तो मजदूर वर्ग को हम अगर थोड़ा सा प्रतिभा उसके अंदर डालें, और ये प्रतिभा वही डाल सकता है जो पेशेंस वाला है, जिसकी सोच अच्छी है। क्योंकि डॉक्टर साहब सबसे बड़ा चीज़ है सोच, और इस सोच को डेवलप करने के लिए हम थोड़ा सा पढ़े लिखों के बीच में ये बातें रखेंगे। जो जैसे आप ये चैनल अपना चला रहे हैं, तो इसमें आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, बधाई भी दूंगा कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान के लिए कर रहे हैं। तो सामाजिक उत्थान तभी होगा जब हमारे पढ़े लिखे थोड़ा सा उन लोगों के बीच में जाएंगे, और ये जब तक जाएंगे नहीं तब तक वो जागेंगे नहीं, और जब जाएंगे तो थोड़ी अच्छी बातें करेंगे। चूँकि बाबा साहब ने एक चीज़ बात और बोला था कि हमारे समाज में मुझे डर है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से। तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के अगर वो नौकरी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, तो वो शहरों में अपना आशियाना बना ले। आशियाना बना लेते हैं, और गांव की तरफ बिल्कुल उनका झुकाव ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जो सामाजिक दृष्टिकोण से हैं, उनको तो गांव में भी झुकाव करना चाहिए। और जब गांव में थोड़ा बहुत अगर झुकाव होगा, हमारे जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं उन लोगों को अगर अच्छी बातें बताई जाएगी, जैसे अभी सरकार बहुत कुछ चला भी रही थी योजनाएं, जैसे मेरी बिटिया अभी एक श्रेष्ठता की परीक्षा होती है उसमें दी है परीक्षा, तो अभी उसका एडमिशन हुआ बढ़िया स्कूल में, 11th में हो गया। यहाँ बनारस के अंदर एक डॉलिम्स स्कूल है, इंटर कॉलेज है। तो हमको सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ी लोगों से मिलने की भी ज़रूरत है। दो अगर चीज़ें हम देखते हैं, जैसे जो ज़्यादा शिक्षित हैं, समाज में आगे बढ़े हुए हैं, तो वो लोग तो पहला हम देखते हैं कि या तो समय के अभाव में या तो उनकी इच्छा कि वे सामान्य वर्ग जो काफ़ी नीचे हैं उनसे मिलने में अपने को हेठा समझते हैं, नहीं जाते हैं। जी दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा तबका काफ़ी गरीब है, कमज़ोर है, वो भी उन पढ़े लिखे लोगों को या जो उस लायक हैं उनसे वो सलाह भी लेना बहुत अच्छा नहीं समझता। ये दूरियां हैं। तो इस पर इन दोनों लोगों को आपका यह हमारे वीडियो में अंतिम संदेश क्या है? आप इन दोनों लोगों के विचारों में कैसे नज़दीकी आवे कि वे पढ़े लिखे लोगों से मिले, सलाह लें, और पढ़े लिखे लोग जहाँ जिसके पास झोपड़ी है, जिसके पास टूटी चारपाई है, कुछ भी नहीं है, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, तो उनके घरों में कैसे अपने को अपनी बात को पहुँचावें। तो इस चीज़ पर आप संक्षिप्त में कम समय में अपने विचार रखें। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो संदेश ये है कि वो तो अनजान है, जो गरीब है वो बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल उसे कुछ ज्ञान नहीं है। हाँ। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है उसको थोड़ा पेशेंस रखना है, उसको धैर्य रखना है, और वो उनको कोई ज्ञान नहीं है। जो अनपढ़ हैं उनको कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप पढ़े नहीं हैं, और वो पढ़े नहीं हैं तो अपने बच्चों को भी वो नहीं पढ़ा सकते। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखना है, क्योंकि वो उल्टी बात बोलेंगे, जब जाएंगे तो उल्टी बात बोलेंगे, और वहाँ जब जाते हैं तो अपने आप को मुस्कुराते हुए जाएं। और मुस्कुराने से क्या होता है कि सर का जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। जब मुस्कुरा के जाएंगे, बैठेंगे, और उन्हीं से कहेंगे कि आपका ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिविटी उनके अंदर लाएंगे, उनकी सराहना करेंगे। जब उनकी सराहना करेंगे वो बोलेगा कि यार ये तो पढ़ा लिखा है, और हमको जो है कि कह रहा है आप अच्छे हैं, आपका ये अच्छा है, आप ऐसे कर लेते तो अच्छा हो जाता, ऐसे कर लेते। तो धीरे धीरे जब नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, देखिए सर, एक दिन में कोई काम नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है। तो जब नज़दीकियाँ बढ़ेगी तो थोड़ा सा अपनी बातों को रखेंगे। जब बातों को रखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो कहते हैं ना कि
पत्थर पे अगर रसरी भी घिसी जाए तो पत्थर भी कट जाता है। कट जाता है। तो जब हम अपने अंदर पेशेंस रखेंगे और उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे कि शिक्षा से बहुत विकास हो सकता है। आपका बच्चा पढ़ेगा तो और कहीं क्षेत्र में कोई ये ना बताए कि नौकरी मिल जाएगी या और कुछ। शिक्षा का मतलब मैंने बताया कि ज्ञान, और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए सर जो मुझे सिर्फ रोजी रोटी ही कमाना नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका दे। बहुत अच्छा लगा। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जीवन का लक्ष्य समाज से जुड़ना और शिक्षा को समाज में आगे बढ़ाना, ये कम से कम हम पढ़े लिखे लोगों की एक बहुत बड़ी जी जिम्मेदारी जी है। क्योंकि जो नहीं जानता है वो तो करेगा अनजान ही। है। जब व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि वो शेर को भी अपने बस में कर सकता है तो समाज को क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आए भाई राजेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत और धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो मैं अभी समय को देखते हुए फिर आपसे राजेश चौधरी जी से मिलवाएंगे। आप सभी लोगों ने गौर से उनकी बात सुनी, हमारी बातचीत को सुना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोनकर सोनी।